चलिए गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिए, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सारांश यानी कब्जा और पोजीशन की। इसके वन लाइन फैक्ट्स जो लिए गए हैं, ये लॉ सक्सेस और अदर बुक से कलेक्शन है। जरा एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। वन लाइन फैक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? कब्जा। दूसरा, यहाँ बात की गई कि विधि के अंतर्गत कब्जे को स्वामित्व का माना जाता है प्रथम दृष्टया प्रमाण। फिर अगली बात की गई है, विधि में कब्जे के सर्वोत्तम अधिकार को कहते हैं स्वामित्व। नेक्स्ट, सेवेगनी के अनुसार कब्जे के दो तत्व होते हैं, कॉर्पस और एनिमस। कॉर्पस मतलब यहाँ हम भौतिक से भी ले सकते हैं, एनिमस मतलब जो उतना भौतिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, तो इसको हम मानसिक रूप भी यहाँ पे मान सकते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर। आशय ही कब्जे का मुख्य तत्व है, ये किसने कहा? होम्स ने। फिर नेक्स्ट, यहाँ किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा तब कहा जाता है जब वह उसके नियंत्रण में हो तथा दूसरों को वह अपवर्जित करने का आशय रखता हो, ये पोलक ने कहा। पोलक का स्टेटमेंट में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैं नजर डालिएगा यहाँ पे। देखिए, पोलक के अनुसार क्या है कि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा तब कहा जाता है जब वह उसके नियंत्रण में हो तथा दूसरों को वह अपवर्जित करने का आशय रखता हो, ये पोलक ने कहा। नेक्स्ट, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, कॉर्पस का अर्थ है वस्तु का प्रभावी नियंत्रण। कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु है उसका प्रभावी नियंत्रण, यानी कि इसको भौतिक नियंत्रण भी कहा जाता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनिमस का अर्थ है वस्तु से दूसरे को अपवर्जित करने का आशय, और किसी वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण के लिए आवश्यक है भौतिक नियंत्रण। नेक्स्ट, यहाँ पे बात करें किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच में जो संबंध होता है वो तथ्यता कब्जा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, कब्जा किसी वस्तु तथा व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध है जो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को धारण किए रहने का आशय रखता है तथा उसके वेतन की भी क्षमता रखता है। कि किसने कहा? जकारिया ने। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, रोमन विधि में कब्जे के भौतिक तत्व को कहा गया कॉर्पस। रोमन विधि में क्या कहा जाता है? सिंपल हिंदी में हम उसे भौतिक कब्जा कहते हैं और रोमन विधि में उसे कॉर्पस कहा जाता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा कब्जा जो व्यक्ति एवं व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्षता अर्जित करता है कहलाता है तत्कालिक कब्जा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, ऐसा कब्जा जो दूसरे के माध्यम से प्राप्त होता है कहलाता है मध्यवर्ती कब्जा। कौन सा कब्जा कहलाता है? मध्यवर्ती, जो दूसरों से प्राप्त होता है। फिर एक विधायी अपनी पुस्तक स्वयं खरीद कर लाता है, पुस्तक पर उसका कब्जा कैसा है? तत्कालिक कब्जा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति अपना सामान अपने नौकरों से मंगवाता है तो सामान पर उसका कब्जा कैसा है? मध्यवर्ती कब्जा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की गई है कि किसी भौतिक वस्तु पर कब्जा कहलाता है मूर्त कब्जा। मकान, भूमि, कुर्सी, घड़ी, स्कूटर आदि वस्तुओं का कब्जा होगा मूर्त कब्जा। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे व्यक्ति की भूमि पर मार्गाधिकार संबंधी अधिकार जो है वो कैसा है? अमूर्त कब्जा। वास्तविक कब्जे को छोड़कर भौतिक वस्तुओं पर अन्य प्रकार के कब्जे को कहा जाता है अमूर्त कब्जा। कौन सा कहा जाता है? अमूर्त कब्जा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, अमूर्त कब्जे के लिए आवश्यक तत्व है निरंतर उपयोग। आप लोगों को भी रिवाइज करना है, साथ साथ में थोड़ा सा बोलते चलिए जिससे आपको याद हो। नहीं हो तो मन मन में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, पर रिवाइज आपको भी करना है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, दोहरे कब्जे की संकल्पना के प्रवर्तक हैं सामान्य। सामान्य रूप से कब्जा तीन प्रकार से अर्जित किया जाता है।
नंबर 1 ग्रहण द्वारा, दूसरा परिधान द्वारा, तीसरा विधि प्रवर्तन के द्वारा। तो कैसे कैसे किया जाता है? फर्स्ट ग्रहण द्वारा, दूसरा परिधान द्वारा और तीसरा विधि प्रवर्तन द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई कब्जा का समापन 3 स्थितियों में होता है। नंबर 1 परित्याग द्वारा, नंबर 2 परिधान द्वारा और नंबर 3 किसी व्यक्ति द्वारा कब्जे के लेने पर। तो समापन 3 तरह से होता है और ग्रहण भी कितने तरीके से कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो कब्जा होता है 3 प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। अर्जित और समापन दोनों ही परिस्थितियों में 3 है। तो अर्जित के लिए पहले ग्रहण कर सकते हैं, परिधान द्वारा हो सकता है, विधि के प्रवर्तन द्वारा हो सकता है। और कब्जे का समापन कैसे हो सकता है? फर्स्ट परित्याग द्वारा हो सकता है, दूसरा परिधान द्वारा हो सकता है, तीसरा किसी व्यक्ति द्वारा कब्जे के लेने पर। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लिफाफे की अंतर्वस्तुओं का कब्जा उस समय तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि इसे खोला नहीं जाता। आर बनाम हडसन केस था। कौन सा केस था ये? आर बनाम हडसन। हाँ, नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, कब्जे और सौमति की विषय वस्तु लगभग एक सी है। ये किसने कहा? सामान्य ने। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, ऐसे अधिकार जिन पर मनुष्य का मात्र कब्जा हो सकता है, स्वामित्व नहीं। तो यहाँ पर ये कहा गया कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और एकाधिकार। 3 तरह यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और एकाधिकार हैं। इन पर क्या हो सकता है? व्यक्ति का, मनुष्य का मात्र कब्जा हो सकता है, स्वामित्व नहीं हो सकता। और नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे अधिकार जिन पर व्यक्ति का स्वामित्व हो सकता है, कब्जा नहीं। तो लेनदार का ऋण संबंधी अधिकार। और नेक्स्ट केवल स्वामित्व हो सकता है व्यक्ति संबंधी अधिकारों के मामले में। फिर कब्जे को बाह्य साक्ष्य माना जाता है स्वामित्व का। और कब्जा स्वामित्व की वस्तुनिष्ठ अनुभूति है। ये किसने कहा? इरिंग ने। फिर कब्जे को संरक्षित रखने के वैध उपचारों को कहा जाता है कब्जा संबंधी उपचार। अभिरक्षण और कब्जे के भेद को स्वीकार नहीं किया गया है भारतीय विधि में। और भारतीय दंड संहिता की धारा में कब्जे में उचित संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, धारा 145। यथार्थवादी सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि संपत्ति की संकल्पना के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। कौन कौन से? नैसर्गिक विधि सिद्धांत, दूसरा श्रम सिद्धांत और तीसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, फोर्थ है ऐतिहासिक सिद्धांत। सामान्य ने कब्जे की 2 संकल्पनाओं अर्थात तथ्यता कब्जा और विधिता कब्जा को अस्वीकार कर दिया और सत्यता और तथ्यता कब्जा की एक संकल्पना को स्वीकार किया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेवगनी का कहना है कि कब्जा 2 तत्वों से बनता है। आ कब्जाधीन वस्तु प्रभावकारी नियंत्रण और बा आधिपत्य का आशय स्वामी के रूप में धारण करने का आशय। और कब्जे की संकल्पना का एक महत्वपूर्ण तत्व है अभिरक्षा, जिसका अर्थ है कब्जा धारण करने वाले का अन्यों के द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन करने का आशय। और नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, तथ्यता कब्जा उसी स्थिति में संभव होता है जब किसी व्यक्ति का वस्तु पर तात्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। वस्तु पर कैसा नियंत्रण होना चाहिए? प्रत्यक्ष। विधि शास्त्री फ्रीडमैन ने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, जबकि फेलक, सेवगनी, ये फेलक की जगह इसको पोलक पढ़िए, सेवगनी एवं सामान्य तीनों ने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब्जाधीन वस्तु एवं अधिपत्य का आशय दोनों ही कब्जा का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब मध्यवर्ती कब्जा अंतरित किया गया हो तथा तत्कालिक कब्जा अंतरित के पास ही रहे तो कब्जे के आणविक प्रदान की यह रीति कॉन्स्टिट्यूटम पजेजोरियम कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीति क्या कहलाती है? कॉन्स्टिट्यूटम पजेजोरियम कहलाती है। प्रत्यक्ष कब्जा एवं अप्रत्यक्ष कब्जा कब्जे का सही वर्गीकरण नहीं है। कब्जे के निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है कब्जे के बारे में। कौन कौन सा? देखिए,
तथता कब्जा होता है और विदिता कब्जा होता है। फिर तत्कालिक कब्जा एवं मध्यवर्ती कब्जा। तीसरा मूर्त और अमूर्त कब्जा। फोर्थ पॉइंट आणविक कब्जा और प्रतिकूल कब्जा। सामान्य के अनुसार विदिता कब्जा यथार्थता और तथता कब्जा है। किसके अनुसार? सामान्य के अनुसार। फिर नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा उदाहरण है व्यवहित कब्जा का। कौन सा कब्जे के उदाहरण है ये? व्यवहित कब्जा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, सामान्य ने कब्जा को मूर्त और अमूर्त कब्जा के रूप में विभाजित किया। सामान्य ने कैसे किया? मूर्त और अमूर्त कब्जा के रूप में। फिर बात की गई है अर्जन कब्जा अर्जित करने का सही तरीका नहीं है। अर्जन का जो कब्जा है वो अर्जित करने का सही तरीका नहीं है। नोट, निम्नलिखित से कब्जा अर्जित किया जा सकता है, तो कौन कौन से हैं देखें जरा ध्यान दीजिए। कब्जा कैसे अर्जन किया जा सकता है? एक तो विधि के परिवर्तन द्वारा, दूसरा परिधान द्वारा और तीसरा लेने द्वारा। जस्ट आपने अभी एक वन लाइन फैक्ट में पढ़ा था कि 3 तरह से कब्जे का अर्जन किया जा सकता है। जब कब्जे का अर्जन आणविक प्रदान द्वारा किया जाए तो यह निम्न प्रकार से हो सकता है: द्रेडिसियो, बोवी मानू और अटॉर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूटम पसेवेरियम। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, सही सुलेमित कीजिए। उसमें ABCD 4 तरह के ऑप्शन दिए गए थे। इसके बारे में कुछ लाइन्स हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया मालिक अपना माल एक अभिकर्ता के पास जमा करता है, यानी कि व्यवहित मध्यवर्ती कब्जा होता है। फिर क्रेता दुकानदार से पुस्तकें खरीदता है, ये अव्यवहित तत्कालिक कब्जा है। और स्वामी द्वारा पहनी हुई घड़ी, ये कैसी है? मूर्त। और लेखक का अपनी पुस्तक पर प्रतिलिपि अधिकार कैसा है? अमूर्त। ये 4 तरह के थे, इनको थोड़ा ध्यान रखना। अब ए द्वारा अपने स्वामित्व के माल को बी की अनुमति से बी के मकान के कमरों में रखा गया था। कमरों पर ए के अभिकर्ता द्वारा ताला बंद किया गया, जिसने चाबियों को ए की अनुमति से ए के पति एच को दे दिया। तो कमरे का जो कब्जा था वो किसके पास हो गया? एच के पास। भाई, जिसके यहाँ रखा गया और जिसको चाबी दे दी गई, तो उस समय के लिए वही उसका मालिक ऐसा माना जाता है कि कब्जे किसके कब्जे में है? उस व्यक्ति के कब्जे में है। तो एच यहाँ पर कब्जाधारी व्यक्ति हो गया। किसी अन्य की संपत्ति पर, राज्य की संपत्ति पर नहीं। एक प्रतिकूल कब्जा स्वतः प्रदान करता है यदि वह जारी रहता है कितने तक? 12 वर्ष तक। पर राज्य की संपत्ति पर नहीं है। किस पर है ये? किसी अन्य की संपत्ति पर। अन्य का मतलब है प्राइवेट लोगों से है। सरकार की पड़ी हुई जमीन पर अगर कोई कब्जा करता है, चाहे वो 12 साल हो चाहे 20 साल हो, तो उस पर टाइटल नहीं मिलेगा। या ध्यान दीजिएगा, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा विनिर्देश संतोष अधिनियम 1963 कब्जा की रक्षा करते हैं। एक केस है मैरी बनाम ग्रीन, एनकोना बनाम रोजर्स, हिटबर्ट बनाम मेक कियरन और ब्रिजेस बनाम हाक्सवर्थ और आर बनाम मूरे और टावर्स एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ग्रे। ये सभी बात करने से संबंधित हैं और सभी के सभी कब्जे से रिलेटेड। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, जबकि लंदन स्ट्रीट ट्रॉम्बेस कंपनी बनाम LCC न्यायिक पूर्व निर्णय से संबंधित है। किससे? न्यायिक पूर्व निर्णय से। ठीक है, चलिए गाइस, ये थे पोजीशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों ने देखे यहाँ पे। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके।